इस बीच हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेरे एसेट शेयर खान के विनोद मोदी साहब जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ बीएनके कैपिटल ग्रुप के रचित खंडेलवाल साहब भी जुड़े हैं। रचित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रचित, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बाजार ने एक रिकवरी तो दिखाई है और जाहिर सी बात है कि कल बहुत सारे संकेत ऐसे थे। पहले तो नए वायरस को लेकर एक टेंशन शुरू हुई, बाद में शाम होते होते उस पर जब जैसे जैसे क्लैरिटी आने लगी वैसे वैसे तस्वीर थोड़ी बेहतर हुई। वहीं रुपी जो डेप्रिसिएशन था वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। एफआईआईज तो एक कांस्टेंट जो है वो एक चिंता बने हुए हैं और जाहिर सी बात है कि इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार जिन स्तरों को थामे हुए वो भी एक दायरा है, बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं कहा जाएगा उसे अभी भी। तो हमें बताइए, अब कल जब बाजार में निवेशक उतरे तो किन स्तरों पर उनको निगाह रखनी चाहिए? सर, तो सभी दर्शकों को, मेरे को पैनलिस्ट को और आपको नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, बाजार जो कंफ्यूजन अभी आपको दिखा रहा है और ये पूरा हम जो एक सिस्टम देख रहे हैं, एक इकोसिस्टम जो है हमारा इक्विटी मार्केट का, ये कंफ्यूजन में है। और इस कंफ्यूजन के पीछे कुछ आने वाले जो इवेंट्स हैं, वो इवेंट्स का लाइनअप ही हम देखें। जैसे अभी सब एक नजर लगा के बैठे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे, उसके बाद वो क्या अनाउंसमेंट्स लेकर आते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा बाजार जो है वो अभी बजट से भी एक डायरेक्शन लेने के लिए बैठा हुआ है। तो इस ऐसी कंडीशन में जब आप खुद एक डिसाइसिव मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, तब ऐसी चीजें होना बहुत ही लाजमी है। और कोविड के बाद से कहीं ना कहीं वायरस का नाम का जो डर है वो हमें मार्केट में देखने को मिला। बट क्लैरिफिकेशन आ गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई, तो मार्केट ने एक रिस्पाइट जरूर लिया है। और अगर आप अभी मार्केट का अंडरटोन देखें तो सेलिंग के लिए बहुत ज्यादा अभी मार्केट बहुत इजीली सेलिंग मोड पे आ जाता है, इतना स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है। और अगर एक ब्रॉडर रेंज की हम बात करें तो 23,200 और 24,700 ये एक बड़ी रेंज है जिसपे मार्केट अभी आपको मूव करता हुआ दिख रहा है। इस रेंज के बाद अगर कहीं आपको ब्रीच दिखता है, कहीं जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है उसका अगर ब्रीच दिखता है तो ही डायरेक्शन दिखेगा। बट हाँ, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप जो निवेशक की बात कर रहे हैं, तो निवेशक तो एक स्टैगर्ड मैनर में अपनी बाइंग कंटिन्यू रख सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा डाइसी हो रहा है। और मैं समझता हूं आप जनवरी के एंड पे आते आते एक प्री बजट रैली भी देख सकेंगे। बहुत ही विस्तृत नजरिया रचित की तरफ से बाजार पर आता हुआ। फटाफट से अब सवालों को शामिल करते हैं। आकांक्षा दुबे ने हमें यूट्यूब पर जो सवाल पूछा है वो आईटीआई लिमिटेड पे पूछा है। 6 से 12 महीने का नजरिया विनोद जी चाहती हैं। ये 211 के स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की है और आप देखिए जिन स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की है और हाल फिलहाल जो रैली दिखी, हालांकि हम देख रहे हैं कि आज अच्छी खासी मुनाफा वसूली इस स्टॉक में एक जबरदस्त रैली के बाद देखने को मिली। तो बताइए क्या राय बनती है 211 की बाइंग के हिसाब से? ये आइडिया देखिए, ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में बेसिकली इनका कामकाज है। और ओवरऑल अगर मैं इनका परफॉर्मेंस को देखूं लास्ट कपल ऑफ ईयर से, आई थिंक वो उतना अच्छा नहीं रहा है जो इनकरेज करे। राइट, ऑपरेटिंग लेवल पे इनका परफॉर्मेंस काफी वीक रहा है आज। तो हमारा व्यू इस पे उतना पॉजिटिव नहीं रहेगा आईटीआई कंपनी फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यस, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है, लेकिन चूंकि हमारा कवरेज या हमारा खुद का स्टडी स्टॉक में ज्यादा नहीं है, बट ओवरऑल हिस्टोरिक परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारा व्यू इस पे सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल रहेगा। हमारा पॉजिटिव तो दिखता नहीं है लुकिंग एट द रीसेंट परफॉर्मेंस और ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये है राय आईटीआई लिमिटेड पर आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। राजकुमार वर्मा का सवाल लेते हैं। ओला इलेक्ट्रिक पर रचित राय जानना चाहते हैं। ये इनकी बाइंग प्राइस एक बार बता दूं, 90 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और 3 से 4 महीने का नजरिया इनके पास है। 3 से 4 महीने तक का स्टॉक में बने रह सकते हैं। 4,500 स्टॉक इन्होंने 90 रुपए के भाव पे ओला इलेक्ट्रिक के खरीदे हैं। देखिए, न्यू एज टेक कंपनीज में कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ओला आप देखें, आईपीओ के टाइम से ही एक बातें चल रही है कि कंपनी अभी भी एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं बन पाई है।
कुछ अगर हमने देखा था कि दिसंबर के महीने में सीनियर मैनेजमेंट ने भी एग्जिट लिया था इसमें से। अगर आप इतना टाइम होराइजन के लिए होल्ड कर रहे हैं 3 से 4 महीना, मैं समझता हूं आपकी प्राइस के आसपास ये स्टॉक आए, आप इसमें से एक एग्जिट कॉल लें। और जब ये कंपनी की वर्किंग और मैनेजमेंट स्टेबिलिटी, क्योंकि देखिए आप अगर कोई भी कंपनी खरीद रहे हैं वो प्रॉफिट में नहीं है तो आप प्रॉब्लम में हैं। तो एक बार इसकी वर्किंग इंप्रूव हो जाए, मैनेजमेंट स्टेबल हो, फिर री इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। अभी आपके पास जो टाइम होराइजन है, आपको आपकी प्राइस मिलती है, आप इसमें से एग्जिट करें। प्राइस मिलने का इंतजार करें और वहां से एग्जिट करने की सलाह। थोड़ी स्पष्टता जब आ जाएगी कारोबार और मैनेजमेंट के लिहाज से, तब आपको इसमें फिर से री एंट्री की गुंजाइश बन सकती है। अभिषेक शर्मा का सवाल लेते हैं, हिंदुस्तान कॉपर पे राय जानना चाहते हैं। ये 1 साल का इनका नजरिया है, 300 शेयरों की संख्या है। विनोद, हिंदुस्तान कॉपर बताइए क्या राय बन रही है? प्रधान जी, हिंदुस्तान कॉपर टॉप लेवल से अच्छा खासा ऑलरेडी करेक्शन देख चुका है, बिकॉज की लास्ट 2-3 क्वार्टर काफी अच्छे नहीं रहे इनके अर्निंग्स वाइज। लेकिन अगर मैं कंपनी को समझूं, ओवरऑल कंपनी वाइज जो अपॉर्चुनिटी कॉपर सेगमेंट में, ये फुली इंटीग्रेटेड कंपनी है। आई मीन फ्रॉम द माइंस, फ्रॉम द कॉपर ओर टू ओवरऑल फिनिश प्रोडक्ट, तो कंपनी की कारोबार काफी बेहतर। एट द सेम टाइम जो इनके प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन है, वो जिस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज देख रहे हैं, ओवरऑल जो जो न्यू एज बिजनेसेस ईवी ये सब जो निकल करके आ रहे हैं, तो इनके कॉपर का यूटिलिटीज ये सब सेगमेंट में काफी ज्यादा है। तो मुझे आई मीन अपॉर्चुनिटी वाइज और बिजनेस वाइज मुझे ऐसे किसी प्रकार का रिस्क नहीं लगता है ये टाइप का नॉन फेरस सॉर्ट ऑफ कंपनीज में, तो डेफिनेटली। और बैलेंस शीट वाइज कंपनी हैज इंप्रूव्ड इट्स बैलेंस शीट सिग्निफिकेंटली लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर में देखे, तो मुझे लगता है ये लेवल पे देयर इज नो एनी पॉइंट टू सेल द स्टॉक, आप इसको होल्ड करके रखें। होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। श्रेयांश कुमार का सवाल यस बैंक पे है और रचित 6 महीने का इनका नजरिया है, 20 रुपए के भाव पे इन्होंने एंट्री की हुई है। देखिए, सबसे अच्छी बात, इनके भाव के आसपास ही मेंटेन कर रहा है। इनका भाव बहुत अट्रैक्टिव है जिस भाव पे इन्होंने एंटर किया है। और मैं समझता हूं आने वाले समय में येस बैंक में जो प्रॉब्लम्स थी वो अब धीरे धीरे रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। तो मैं समझता हूं आप 6 महीने का अगर टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं, अपनी पोजीशन बरकरार रखें। आपको बहुत नियर टर्म में 26 रुपीज और 31 रुपीज के 2 लेवल्स हैं जो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय यस बैंक पर आपको मिलती हुई। आईओसी पर हमारे एक दर्शक हैं संजय बाफना, इन्होंने सवाल पूछा है। 166 की इनकी बाइंग है। काफ़ी लॉन्ग टर्म का नज़रिया, 2 से 5 साल तक का नज़रिया आईओसी में लेकर चल रहे हैं। फिलहाल नुकसान में है। 2 से 5 साल के नज़रिए से आईओसी बताएं विनोद जी, क्या राय बन रही है? देखिए, आईओसी में क्लियरली ये स्ट्रक्चरल व्यू, ये मोमेंट पे तो हमारा खुद का नहीं बन रहा है, गिवन द फैक्ट कि हमेशा देखिए तो ये काफी जो इस टाइप का जो साइक्लिकल बिजनेस या जो मार्केटिंग मार्जिन का प्रेशर हमेशा इन कंपनियों पे रहा है। गवर्नमेंट की कंट्रोल होती है, गवर्नमेंट बेसिकली हिसाब से रेगुलेट किया जाता है, राइट? तो स्ट्रक्चरली कुछ बड़ा कॉल लेना डिफिकल्ट है, बट एट द सेम टाइम जब करंट सिनेरियो में देखें तो रिफाइनिंग मार्जिन में अभी भी प्रेशर दिखा जा रहा है। हमें नहीं लगता थर्ड क्वार्टर में ऐसा कुछ एस्टिमेट भी नहीं आ रहा है कि रिफाइनिंग मार्जिन कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो गया है, तो उसका प्रेशर अभी भी शायद दिख सकता है। तो ओवरऑल हमारा व्यू एज ऑफ ना न्यूट्रल रहेगा। लॉन्ग टर्म के अवधि के हिसाब से अगर देखना है तो मुझे लगता है कि आपको मार्केट में बहुत सारी बेटर अपॉर्चुनिटीज है। ये फिर कहाँ पे, अगर इसके अलावा बेहतर विकल्प हैं तो कहाँ नजर रखी जाए? जी, अब बेहतर विकल्प के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली जो अभी हम लोग देख रहे हैं ओवरऑल, जो मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करूँ, ओवरऑल कैपेक्स जो रिवाइवल हुआ है वहां पे आप अच्छे देख सकते हैं। अगर ये चूंकि पीएसयू स्पेस में ही देखें तो कंपनी जो डिफेंस स्पेस में जो एचएएल ये सब जो कंपनी वो काम कर रही है, टीटागढ़ जैसे रेलवे स्पेस में जो काम कर रही है, सब कंपनीज का आउटलुक मुझे काफी बेहतर रहता है रेदर देन दिस सॉर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनीज। तो आपके लिए रेल क्षेत्र में टीटागढ़ रेल, डिफेंस क्षेत्र में एचएएल जैसी कंपनी जिनकी ऑर्डर बुक और जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, वहाँ पर आपको विकल्प देखने की सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल टीटागढ़ रेल पे ही है। रवि रंजन चौबे का है, 6 महीने का शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। 1204 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। बताएं रचित, 6 मंथ के व्यू से टीटागढ़ रेल 1204 की इनकी बाइंग, नुकसान हल्का यहां पर होता हुआ क्या राय बन रही है? गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रांग फोकस रहा है रेलवेज के ऊपर, और वो कहीं ना कहीं स्टॉक्स में देखने को मिल ही रहा है। आप देखिए, इसमें लेटेस्ट न्यूज आई थी, ड्राइवरलेस ट्रेन भी अब ये कंपनी अपनी चला चुकी है।
और मैं समझता हूं आने वाले समय में आपको इसमें एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो ये जो छोटा सा नुकसान है, इससे आप डरें बिल्कुल भी नहीं। आप इसको अभी अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। इन नियर फ्यूचर ही आपको इसमें करीबन 1440 से 1680 की रेंज का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए, 1400 और 1600 तक के लक्ष्य जो है आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। रंजीत का सवाल लेते हैं, LIC पर राय जानना चाहते हैं। 947 के स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। 10 से 12 महीने यानी लगभग 1 साल का नजरिया लेकर चल रहा है। विनोद जी, LIC 1 साल का नजरिया 947 की बाइंग। 1 साल के नजरिए के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं डेफिनेटली। ओवरऑल ये आप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में देखें तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जो कंसर्न्स अभी इन्वेस्टर्स के माइंड में है, एक तो वो सरेंडर पॉलिसी को लेकर के वो क्या ओवरऑल इम्पैक्ट है वो देखना बाकी है, और दूसरा गवर्नमेंट की जो नई इंश्योरेंस पॉलिसी आएगी वो किस प्रकार का उसके कंट्रोल्स होंगे। ये सब चीजें थोड़ा इन्वेस्टर्स के दिमाग में थोड़ा-सा रहेगा कि वो कैसा हो सकता है। बट ओवरऑल अगर एलआईसी की बात करें, एलआईसी आईपीओ के बाद से जिस हिसाब से नॉन पार सेगमेंट में काम किया, नॉन पार्टिसिपेटिंग सेगमेंट आप जो बोलते हैं, जहाँ पे जहाँ पे कंसर्न हुआ करता था, जो जिसका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 6-7% का होता था आईपीओ के टाइम में, अभी वो बढ़कर 19% हो गया, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल जो बीएनबी मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में कंपनी ये गाइड कर रही है कि जो नॉन पार का जो सेगमेंट है वो ओवरऑल पार्टिसिपेटिंग सेगमेंट से वो ज्यादा ग्रो करेगा। तो इसका मतलब मार्जिन में आपको हमेशा निरंतर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। मार्जिन में बीएनबी मार्जिन में काफी पॉजिटिव पॉइंट है। एट द सेम टाइम जो वैल्यूएशन डिस्काउंट है एलआईसी को दुनिया के भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो डिस्काउंट है, मुझे लगता है वो कहीं न कहीं गैप वो ब्रीच वो होएगा लेटर। तो आप मेरा सलाह रहेगा आप उसको होल्ड करके रखिए। बिल्कुल, तो इसे होल्ड करने की सलाह 1 साल के नजरिए के हिसाब से। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, समय सीमा इतनी ही थी। लेकिन अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। तो सबसे पहले रचित, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, वीआईपी पिक के तौर पर कहां आप फोकस कर रहे हैं आज? सर देखिए, मार्केट जब अनसर्टेन होता है तो कुछ ना कुछ हमको ऐसी ही स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए जो हमें पता हो कि इन मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म आपको एक कंफर्ट दे सकता है। तो ऐसी ही हम एक पिक लेकर आए हैं आज, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जरा बता दें क्या लक्ष्य और क्या स्टॉप लॉस रखना है? देखिए, कुछ न्यूज भी बनी है, नए आईपीओ भी लेकर आ रहे हैं और कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, सबको पता ही है इसके बारे में। आप यहाँ पे इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1290 और 1360 ये 2 लक्ष्य, 2 टारगेट्स के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस रहेगा, क्योंकि आप देखें मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो 1160 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे पास समय कम है। विनोद जी, फटाफट से कॉल बता दें जल्दी से। हमारा कॉल रहेगा एलएनटी पे विद टारगेट प्राइस ऑफ 4550 1 साल की अवधि के हिसाब से। जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट का फोकस अभी भी रहने वाला है ओवरऑल कैपेक्स रिवाइवल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में। तो चूंकि एलएनटी आई मीन 5 लाख करोड़ का जो ऑर्डर बुक है वो बस लगभग 2.1x का टीटीएम रेवेन्यू का, तो ऑर्डर बुक विजिबिलिटी रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी अच्छा है। ऑर्डर बुक का भी जो गाइडेंस है कंपनी ने मेंटेन किया है, तो क्वार्टर्स में आप देखोगे एलएनटी शायद अच्छे खासे ऑर्डर और अनाउंस करे, जिसका सीधा इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे आ सकता है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है जो प्री बजट रैली की बात की जा रही है उसमें एलएनटी वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी हो सकता है इन द नियर टर्म के हिसाब से। बिल्कुल, तो एलएनटी पसंद आता हुआ विनोद जी को। बहरहाल अपने दोनों एक्सपर्ट का हम शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन किया। रचित और विनोद, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।